अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुशामदीद। जुम्मतुल मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ हाफिज, नजम, साकिब और मेरे साथ हैं हलीमा, जुल्फिकार जी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आने वाला जो वीकेंड है वो भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ इस किस्म के हालात आजकल चल रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये हालात जो हैं वो बहुत जल्द स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे और हम फिर से उसी तरह से अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो आप लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते मंडे वाले दिन करेंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं जी। पहली जो खबर है वो है पीटीए की तरफ से कि इलीगल सिम्स के हवाले से उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन किया है, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि इलीगल सिम्स जो है ना वो एक एक आदमी के, इंसान के शनाख्ती कार्ड पे 7-7 8-8 सिमें जो हैं वो जारी हुई हुई हैं। जब उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाँ एक ज़माने में हमने निकलवाई थी। बहुत ही लोग इस चीज़ को कैजुअल लेते हैं। इस चीज़ को इतना ज़्यादा कैजुअल जो है वो नहीं लेना चाहिए। अपनी सिम्स को जो है वो वेरीफाई कराना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपके नाम पे कितनी सिमें हैं। बगैर चार्जेस के आप एक एसएमएस करें और आपको पता लग जाता है। तो पीटीए पहले जो है वो सिम अप्रूव करता था सिर्फ थंब इम्प्रेशन के जरिए। अगर आप नई सिम लेने जाते थे तो आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ता था, लेकिन अब जो है इस दायरे कार को और ज़्यादा सख्त करने के लिए, ताकि एक कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए जो है चला जा सके, अब सेवरल उंगलियों का आपको इम्प्रेशन देना पड़ेगा, यानी कि अपनी कम से कम 3 उंगलियों का आपका इम्प्रेशन होना चाहिए। क्योंकि ओल्ड एज में जाके अक्सर ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, मिटना शुरू हो जाते हैं, तो ठीक तरह फिंगरप्रिंट्स आते नहीं है। इसलिए उन्होंने 5 की बजाय 3 कर दिया है कि कम से कम 3 उंगलियों का आपका फिंगरप्रिंट होना चाहिए, तब आपको सिम इशू होगी। और ये इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं इन सिम्स को लेकर। ओवरऑल वर्ल्ड में भी इस किस्म की सूरत हाल होती होगी, जिसके तदारुक के लिए बहुत कुछ किया जाता होगा। और पीटीए की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, यकीनी तौर पर इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा और कुछ ना कुछ सोच के पॉलिसी मेकर्स ने इसको फाइनल किया होगा। मुझे हलीमा एक सीजन याद आता है हमारे पड़ोसी मुल्क का, और उस सीजन में यही चीज दिखाई गई थी कि जिस तरीके से एक पूरी नेटवर्किंग एक गांव से शुरू होती है। पहले 3 से 4 बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कैम करते होते हैं, लोगों को फोन करके उनको ये बोलते होते हैं कि आपका इनाम निकला है, और फिर उनसे पैसे हथियाते होते हैं। फिर ये नेक्स्ट लेवल चला जाता है पॉलिटिशियंस तक, ये और पूरा एक जिला, और फिर वहां से करते करते पूरे का पूरा एक एरिया जो है, हाँ, एक सूबा इंडिया का पूरा इस चीज के ऊपर पल ही इस चीज के ऊपर रहा है, स्कैम्स कर करके। बैंकिंग स्कैम्स जिसमें शामिल है, जिसमें गेम शोज के स्कैम शामिल हैं। तो अब आपको भी नजर आता होगा कि अक्सर आपको भी कॉल मौसूल होती होगी या आपके पास मैसेज आता होगा कि आप फलाने गेम शो से इतने पैसे जीत गए हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो इन लोगों के पास नंबर कैसे जाते हैं, फिर सिम्स का किस तरीके से गलत इस्तेमाल होता है, ये हमारे कुछ पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के जो क्राइम शोज हैं उनमें भी काफी दफा दिखाया जा चुका है। तो इससे लाजमी जो है वो अपने आप को बचाएं, क्योंकि एक दफा जब आपका ये थंब इम्प्रेशन या आपकी डिटेल्स किसी के पास चली गई, और हम लोग तो हैं भी इतने लापरवाह कि हम अपनी चीजें ऐसे ही छोड़ देते हैं, या कई दफा बिना जो है ना वो जांच पड़ताल किए चीजें शेयर कर देते हैं। हालांकि बैंक्स की तरफ से भी बार बार इस चीज को बावर करवाया जा रहा होता है कि हमारी जिस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग सर्विस है, आउटगोइंग नहीं है, तो आपको इसकी तरफ से कभी भी कॉल नहीं आएगी, मौसूल हो ही नहीं सकती। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो पढ़े लिखे लोग इतनी आसानी से जो है वो झांसे में आ जाते हैं। आप उनको किसी भी नंबर से कांटेक्ट करें और वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देते हैं। बिल्कुल जी, ये और जो पेरेंट्स होते हैं ना नजम, एक तो मासूम भी होते हैं लोग। जब नई नई इस तरह की चीजें आना शुरू होती हैं तो उनको पता भी नहीं होता, तो वो बहुत जल्दी घबरा के कि हमारी सिम ना बंद हो जाए, बच्चे अभी घर पे मौजूद नहीं है, वो अक्सर इस तरह की अपनी इंफॉर्मेशन दे दिया करते हैं। एटीएम कार्ड के हवाले से भी बहुत सारी इस तरह की आती हैं कि जी आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो रहा है, आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन शेयर कर दें, हम यहीं से उसको रिन्यू कर देते हैं और दोबारा से आपका एटीएम कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इस तरह की चीज़ों में लोगों को समझ नहीं आती, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया करते हैं। तो बहुत दफ़ा बैंकिंग कोड की तरफ से भी ये मैसेज आता है कि हम किसी को कॉल नहीं करते, और इवन स्टेट बैंक की तरफ से भी ये मैसेजेस जो है वो कुछ ऐसा पहले आना शुरू हो गए थे कि हमारी तरफ से भी लोगों को कॉल्स आ रही हैं। तो हम स्टेट बैंक के पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि वो पर्सन टू पर्सन लोगों को कॉल करके कहे कि आपका अकाउंट बंद भी हो रहा हुआ ना तो वो कर देंगे, कभी आपको कॉल
कॉल नहीं करेंगे ये कहने के लिए कि आप अपना अकाउंट जो है वो रिन्यू कराएं। तो इस तरह के स्कैम से जो है वो बचने की ज़रूरत है और थोड़ा सा नेग्लिजेंस को भी साइड पे रखें और अपने पाकिस्तानी अच्छे शहरी होने का सबूत दें और जाके अपनी वेरिफिकेशन जो है करा लें। और अगर जाके नहीं करा सकते तो एक मैसेज दे के पूछ लें कि आपके नाम पे कितनी सिम है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो है माया अली के हवाले से। उनको पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है इंटरनेशनल अरब फिल्म फेस्टिवल में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है वो पाकिस्तान का टैलेंट, जैसा हम अक्सर बात करते हैं, अभी जो मूवीज़ आ रही हैं उनके हवाले से भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहा है और लोग यहाँ के लोगों को, एक्टर्स को सीरियस ले रहे हैं कि हाँ यहाँ के लोग भी जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे अदाकार पाकिस्तान में मौजूद हैं और न सिर्फ अदाकार बल्कि आर्टिस्ट। अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भी बात की जाए, हमारे पास सिंगर्स की, पेंटर्स की, कैलीग्राफर्स की, जिस भी फॉर्म ऑफ आर्ट की बात की जाए उसकी कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पिछले एक साल, ये एक साल का अवार्ड है ना, वन ईयर अवार्ड, तो पिछले एक साल में माया अली का कोई एक काम आपके जहन में हो? नहीं, फिल्म्स तो वैसे वो काफ़ी कम कर रही हैं और ड्रामास तो जो लोग फिल्मों में इंडल्ज हो जाते हैं वो ड्रामा से थोड़ी दूरी इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि लोग फिर यही कहते हैं कि ड्रामास में भी वही लोग आ रहे हैं। तो ये रिवॉर्ड किस स्पेस पे मिलता है, मैंने ये पूछना था वैसे। नजम, ये तो मैंने उनसे जाके नहीं पूछा। नहीं, मतलब देखें, अगर आप कोई चीज़ अनाउंस करते हैं ना कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इस एक साल में जो है ना वो हुई, तो उस एक साल की बुनियाद पे आपको अवार्ड दिया जाता है ना, जो रिसेंट ईयर होता है। नहीं, कोविड के दौरान नजम, क्योंकि फिल्म्स मेरे ख्याल से काफी कम आई और उससे पहले उनकी परे हट लव आई थी लास्ट फिल्म, तो वो मुझे याद नहीं है वैसे किस ईयर में आई थी, लेकिन लास्ट फिल्म उनकी परे हट लव ही आई है। और मैं आपसे फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। अच्छा, इसका नहीं, गाने आपने आई एम श्योर सुने होंगे। गाने उस मूवी के बहुत ज्यादा हिट्स थे, लेकिन मूवी शायद इतनी हिट नहीं हुई। आई एम श्योर जितने नजम म्यूजिक लवर हैं इन्होंने गाने जरूर सुने होंगे उस मूवी के। हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि किस जो है ना वो एक्टिंग जो कौन सी उन्होंने ऐसी की जिसकी बुनियाद पे उन्हें ये अवार्ड मिला, ताकि मैं भी वो जाके एक्टिंग देखूं। मेरी नजर से ऐसी कोई एक्टिंग गुजरी नहीं है अभी तक, लेकिन प्यारे अफजल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। प्यारे अफजल में वो नहीं थी, मन माइल में। हाँ, मन माइल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपने अफजल को दोनों जगह फिट कर दिया है। जाहिर है, अफजल अब था जो एक ही हमसर अब्बासी, तो वो वहाँ और वहाँ पर रिलेट कर रहा था ना, वही तंग गलियां और वही चौराहे, वही चुबारे, वही सब कुछ था दिखाया गया। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उसका शायद सीक्वल बनाया जा रहा है, लेकिन कहानी में तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन वाकई नजम सही कह रहे हैं कि कुछ उस तरह का इम्पैक्ट था। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने मुल्क का सबसे एक्सपेंसिव विला जो है बाय कर लिया है। 21 मिलियन यूरो रुपीस इसकी जो है कॉस्ट है फुल, और बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इसकी पिक्चर्स देखें या गूगल पे जाके आप इसको सर्च करें, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत घर है उनका। और घर तो नहीं वैसे कहना चाहिए क्योंकि घर से वो बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी इस तरह की लग्जरी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं जो उनके पिछले घर में भी थी, लेकिन ये जाहिर है उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा बड़ा है, तभी उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया। लेकिन खबर ये इसलिए है क्योंकि वो उस पूरे मुल्क का सबसे एक्सपेंसिव विला है जो उन्होंने खरीद लिया। लेकिन वो एक लिविंग एग्जाम्पल्स है उन तमाम लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। और फिर उनके यहाँ तो ये भी चीज़ है कि वो लोग अप्रेस करते हैं फुटबॉल को बहुत ज़्यादा, और उनकी फील्ड भी फुटबॉल थी। जिस तरह यहाँ पर क्रिकेट गेम है, एक आम लोगों की जो गेम समझी जाती है वो क्रिकेट है, उसी तरीके से वहाँ पर जो आम गेम है वो पुर्तगाल हो या ब्राज़ील हो, इन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पे फोकस है। तो उन्होंने फुटबॉल ज्वाइन किया और जिस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, बहुत ही बिलो बेल्ट जो है वो उनकी फैमिली थी, लेकिन वहाँ से उस बंदे ने मेहनत शुरू की और आज उसका ये मकाम है कि उस पूरे के पूरे मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है उससे भी ज़्यादा जो है कॉस्टली उन्होंने अपना ज़ाती तौर पर घर खरीदा है। बिल्कुल जी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए। और जैसा नजम ने कहा कि जब कोई इंसान मेहनत करके ऊपर आता है तो फिर पता लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। तो ये जो है वो उसकी लिविंग एग्जाम्पल है। अच्छा, अगली जो खबर है नजम वो बहुत ही अच्छी है। पाकिस्तान के शहरियों के हवाले से पासपोर्ट बनाने का जो पहले अमल हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। इवन हमारे
हमारे जैसे लोग जो यहाँ के नज़्म ज़ब्त के हिसाब से चलना चाहते हैं वो भी मजबूर हो जाते थे कि किसी से सिफारिश कराएं कि जी हमने पासपोर्ट बनवाने जाना है तो काम ज़रा जल्दी कर दें, क्योंकि आप अगर वहाँ चले जाते थे तो 6 से 7 घंटे आपके कहीं नहीं गए और उसमें भी आपको लग रहा होता था कि आज आपका काम होगा नहीं। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इसकी तरफ आई और 1 विंडो ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अब कोई मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन जाहिर है एक प्रोसीजर है, उसके तहत आपको गुजरना पड़ता है। अब एक ऐप मुतारिफ कराई गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि आप फी भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आप ऑनलाइन सबमिट करा सकते हैं, ताकि आपका एक प्रोसीजर शुरू हो जाए। जब आप वहाँ पे जाएंगे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तब वो लोग आपसे वो सारे जो पेपर्स हैं वो हार्ड कॉपी में भी मांगेंगे और वेरिफिकेशन भी कर लेंगे कि आप वही शख्स हैं, वो सारा प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए या फ़ी पे करने के लिए अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थ्रू ऐप बैंक के ज़रिए, किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए आप वो फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जहाँ तक हो गया ना कि आपको जाने की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन जो बैंक की लंबी लंबी कतारों में आपको खड़ा होना पड़ता था एक वक्त में बिल जमा करवाने के लिए और अपनी फी चालान जमा करवाने के लिए, और फिर जिस तरीके से वो काम सारा का सारा आ गया ऑनलाइन, काफ़ी अरसे से लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि कैसे पासपोर्ट की जो फ़ी है वो आएगी। तो आसान पासपोर्ट इस नाम से ये पोर्टल है जिसके ऊपर आप लोग जाके अपनी ऑनलाइन फ़ी जमा करवा सकते हैं और आपको ये बार बार जाना नहीं पड़ेगा बैंक, और बैंक में फिर अक्सर आपको वेट भी करना पड़ता है, और वेट के अलावा कई कई घंटों जो है ना वो आपका इंतजार होता है, और फिर आपको पता लगता है कि लंच का टाइम हो गया, ब्रेक। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जो ऐप बनाने वाले हैं ना, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि जो भी ऐप का सिस्टम हो वो थोड़ा आसान बनाया करें। क्योंकि कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है, लेकिन जब हमारे जैसे लोग भी उन ऐप्स पे जाके कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनका प्रोसीजर इतना मुश्किल होता है कि वो हमें भी समझ नहीं आ रहा होता, थक हार के हम कहते हैं कि छोड़ो ऐसे ही रहने दो, बस इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए किसी अच्छे सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट को, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसके लिए आप अपॉइंट कर लें और उससे एक अच्छी सी ऐप बनवाएं ताकि ये इजी हो, लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। और इसका जो मकसद है, जो मकसद है इसका असल, कि आसानी से लोग घर बैठे अपने काम कर लें, वो पूरा भी हो जाए। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो है हाई स्पीड ट्रेन के हवाले से। टेक्नोलॉजी की अक्सर हम बात करते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, पाकिस्तान भी जो है उनके साथ आगे आगे चल रहा है। तो इसी की तरह का एक कोलैबोरेशन में ये ट्रेन्स जो है पाकिस्तान आ रही हैं, चाइना की तरफ से ये टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में आ रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड की ट्रेन्स हैं। और इसमें जब आप सफ़र करेंगे तो आपको पता लगेगा, मतलब अंदर बैठे हुए तो आपको पता नहीं लगता कि उनकी क्या स्पीड है, लेकिन वैसे जब उसकी ट्रेन की स्पीड होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और डिफरेंट शहरों में कहा जा रहा है, शुरू में कहा जा रहा है कि लाहौर में होगी, उसके बाद कराची में आएगी, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला वो इस्लामाबाद में भी ये ट्रेन जो है आ जाएगी। ओके। और साथ ही साथ ये है कि जी $10 बिलियन जो है वो इस पे लागत आ रही है जो चाइना से पाकिस्तान ट्रेन चलेगी, ML1 मंसूबा, और साथ ही साथ कॉलोनियल सेटअप का जो रेलवे बनाया गया था पेशावर से कराची, इस लाइन को भी दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। बिल्कुल। और बुलेट ट्रेन बहुत ज़रूरत है इस वक्त। चाइना में तो आप लोग देखेंगे जिस तरीके से तेज़ी से सफ़र हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ आ गई तो बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल इस लिहाज से हल हो जाएंगे कि कई लोग इस वक्त भी, हम लोग जानते हैं कि जो बड़े सिटीज़ हैं उनसे जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से ट्रैवल करके आते होते हैं। ख़ासतौर पर अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ या कराची की बात करूँ, तो कराची की बात नहीं इसमें शामिल की जा सकती, लाहौर और इस्लामाबाद इसमें वैलिड रहेगा कि इसके जो साइड एरियाज़ हैं वहाँ से लोग 3-3 घंटे का भी सफ़र करके अपने यहाँ पर आ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस्लामाबाद के अंदर डेली अपनी जॉब करने के लिए चकवाल से आ रहे हैं, जो डेली जॉब करने के लिए एबटाबाद से आ रहे हैं, यहाँ तक के मर्दान से लोग भी जो है डेली जॉब करने के लिए इस्लामाबाद में आते हैं। तो इन लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी अगर हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम थोड़ा सस्ता हो जाएगा और थोड़ा तेज़ हो जाएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम जो है पाकिस्तान में अब अगर आना शुरू हो गया है तो इसका सफ़र जो है वो जारी रहेगा। अगली जो खबर है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, मैच के हवाले से है। आप लोग लाइव कॉल भी हमें कर सकते हैं इसके हवाले से। मैच जीत गया। हाँ जी, कल अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत गया। ऑल्दो जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो इतना अच्छा स्कोर हम नहीं दे पा रहे थे, 4 आउट बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गए थे, 42 का स्कोर था और 4 आउट थे। उसके बाद पाकिस्तानी जो फैंस थे, इंक्लूडिंग मी, जो भी लोग यहाँ पे हमारे ऑफिस में मैच देख रहे थे, हमने कहा
बस अब नहीं हो पा रहा है इनसे। लेकिन उसके बाद इफ्तिखार ने एक ऐसी इनिंग्स खेली और शादाब ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसके बाद पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा टोटल लेने के लिए तैयार हो गया साउथ अफ्रीका को। दोनों ने 50 की और शादाब ने जो है इस वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 50 की, 20 बॉलों पे 50 रन बनाए और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो 186 का टारगेट देने में कामयाब हो गया। फिर श्रीलंका आया, बैटिंग शुरू हुई, कुछ बारिश का फैक्टर भी आ गया और 33 रन से हम जो है वो जीत गए। अच्छा जी, उसके बाद एक इफ्तिखार के हवाले से नजम एक और खबर है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा छक्का जो है वो मार दिया। साउथ अफ्रीका के मैच में हुआ नहीं, मैच ये कोई मेरे ख्याल से पहले था जिसमें हुआ, हाँ, और 106 मीटर का ये छक्का जो है वो उन्होंने मारा है। और आपको याद है कि यहाँ से जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो सरप्राइजेस देने वाला हूँ। हाँ। मेरे ख्याल से वो वाकई इन्हीं सरप्राइजेस की बात कर रहे थे। नहीं, वो इन सरप्राइजेस की हरगिज बात नहीं कर रहे थे। वो इससे पहले जो सरप्राइजेस पूरी टीम ने मिलके दिए हैं ना, शॉक कहा जाता है, उनको सरप्राइज भी कहा जाता है। वो उन सरप्राइजेस की बात कर रहे थे। बाकी 106 मीटर का छक्का क्या कमाल बात है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान ने कौन सा जो है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चले जाने से एक छक्के से। नहीं, अभी वो कैलकुलेशंस जो जिनकी हम कल परसों में बात कर रहे थे ना, वो अभी हमारी जारी है कि अभी चांसेस हैं, किस तरह बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर साउथ अफ्रीका जो है वो अगला मैच उसमें बारिश हो जाए और वो खेल ही ना पाए तो फिर शायद पाकिस्तान के कुछ और चांसेस जो है बढ़ जाए सेमीफाइनल में जाने के लिए। सुबह हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला अपनाना है जिसको मैं आप लोगों को तलकीन करता रहता हूँ कि नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें और दुआ मांगना शुरू कर दें, तो क्या पता जो है ना टीम का कुछ भला हो ना हो, लेकिन आप लोगों को नेकियां जरूर पूरी मिलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन नजम इस वक्त ये बात मत करें, दो जो है बहुत ही अच्छे टाइटल्स इस वर्ल्ड कप में फिर भी हमने अपने नाम कर लिए हैं। एक तो सबसे लॉन्गेस्ट 6 का छक्के का, और दूसरा जो है वो आप फिक्र ना करें कितने मैचेस पड़े हैं, 20 बॉलों पे 50 रन करने का। ना जब मेरी खुशी को ना आप मेट मत करें, ठीक है? मैं खुश हूँ आज पाकिस्तान के जीतने में। आप खुश हैं, ठीक है, लेकिन बस इस सैड के माहौल में खुश होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है हलीमा, जो मुल्क की कंडीशन चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कमाल की शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। इन्हें क्या पता यादें क्या होती है। ध्यान किया करो बहू। पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें ये समा फिर ना आएगा, वक्त ये इसकी जगह यही है, गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर न आएगा। हुकूमत पंजाब के पहले 50 दिन में सूबे भर में सेहत कार्ड की बहाली और तौसी का अमल जारी। इमरजेंसी वार्ड्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी। महकमा सेहत में एड हॉक भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी गई और वार्ड्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई। वजीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और अजीज भट्टी हॉस्पिटल की 500 बेड तक अपग्रेडेशन की मंजूरी और इमरजेंसी में बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 करने की मंजूरी। तब्दीली का सफर हुआ है शुरू, अब होगी तरक्की हर सू। इन्हें क्या पता यादें क्या होती है। ध्यान किया करो बहू। पहली बार
मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें, ये समा फिर न आएगा, वक्त ये इसकी जगह यही है। गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर न आएगा। मिसल! मिसल! अब भुगतोगे सब तुम! खौफ और सनसनी से भरपूर ड्रामा सीरीज ओझल आज शब 7:30 बजे सिर्फ और लाइव पर। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों ने पहले न्यूज़ में भी बात की सेल्फ मेड लोगों की और उन लोगों की जिनको जब आप किसी मकाम पे पहुंचा हुआ देखते हैं तो उनकी जर्नी जानने के बारे में आपका दिल करता है कि ये क्या इनकी जर्नी होगी, क्योंकि कुछ लोगों की जर्नी नजम ऐसी होती है कि हम जैसे जो यंग लोग होते हैं ना उससे बड़े मोटिवेट होते हैं कि हाँ जब ये कर सकते हैं इतने कम वसाइल के साथ। वसाइल से मेरी मुराद टेक्नोलॉजी है। आज से 20-25 साल पहले अगर हम जाएं तो टेक्नोलॉजी इस तरह से नहीं थी, इस तरह से मौके नहीं थे जिस तरह से आज के लोगों के पास, आज के बच्चों के पास, यूथ के पास मौजूद हैं। तो उसके बाद कोई एक्सक्यूज़ रह नहीं जाता जब ऐसे लोग अपनी जर्नी जो है शेयर करते हैं। इसके अलावा आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन। किन क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, किस तरह से कोप अप कर सकता है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, और पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा जो है यहाँ पे सिक्योर समझें। कुछ ये कि वो अपने घर पे रख के समझते हैं कि ये सिक्योर है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप एक किसी बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपके ट्रस्ट को गेन करने की भी कोशिश करता है, उसको पे बैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े से हम पीछे हैं, लोगों को शायद ये समझने की ज़रूरत है, तो उसी के बारे में आज अवेयरनेस जो है हम पैदा करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और बैंक सिस्टम कई लोग इससे बहुत भागते हैं और जो इसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिनको समझ आ जाती है, उनको ये बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होता है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बैंकिंग एग्जीक्यूटिव हैं विद ओवर 25 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल प्लस ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बैंकिंग फील्ड के ज्वाइन करने से पहले ये मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान के और एमडी एंड हेड एंड कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी रह चुके हैं। उसके अलावा यूके, आयरलैंड एंड ऑल नॉर्डिक कंट्रीज़ के मिज़ोहो बैंक्स के यूरोपियन हेड भी जिनका ऑफिस है लंदन में, और इस वक्त एज ए CEO बैंक ऑफ खैबर सर्व कर रहे हैं अपने खिदमात। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद अली गुलफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम, हैप्पी टू बी हियर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि हर किसी की एक जर्नी होती है और हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है, तो आपका स्टार्ट क्या था? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पाकिस्तान में गुजरा या इंटरनेशनल हुआ, और किस तरीके से आज जो आप एक CEO की सीट पर हैं, इसके पीछे एक लंबी जर्नी है, तो वो कुछ ज़रा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। चलें, स्टार्ट के बारे में थोड़ा सा मुख्तसरन बताता हूँ। बेसिकली मेरे वाले साहब फ़ौज में थे, तो उसकी वजह से हम हर 2
साल के बाद शिफ्ट करते रहते थे पाकिस्तान में। तो मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद हसन दाल कैडेट कॉलेज में मैं गया 5 साल के लिए, वहाँ से FSc करके फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए मैं कैलिफोर्निया गया था। तो वहाँ से अपनी बैचलर्स और मास्टर्स मैंने की इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स के टॉपिक्स को मैंने पढ़ा। उसके बाद वापस पाकिस्तान आया और यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया 95 में। तो तकरीबन 3.5 साल बैंक ऑफ अमेरिका में मैंने इस्लामाबाद में गुजारे और उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र कर दी गई बैंक ऑफ अमेरिका के यूरोपियन हेडक्वार्टर्स में, जो कि लंदन में था। तो फिर 21 साल मेरे लंदन में रहे, जिसका तकरीबन 50% जो है वो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ गुजारा। वहाँ पे कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में रहा। और उसके बाद एक जापानीज़ बैंक है मिज़ुहो बैंक के नाम से, उनके यूरोपियन हेडक्वार्टर्स में वहाँ पे उन्होंने मुझे अप्रोच किया एक सीनियर पोजीशन के लिए और फिर मैं वहाँ पे चला गया। तो उधर जो है मेन फंक्शन जो था वो जापानीज़ बैंक जापान में बहुत सक्सेसफुल और बहुत बड़ा बैंक था, लेकिन उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो उसको मजबूत करना चाह रहे थे। तो दैट वाज द मैंडेट। तो फिर मैंने तकरीबन 11 साल उनके साथ गुजारे रनिंग कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूरोप में काफ़ी सारे मुल्कों में। इन द एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो UK, आयरलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की थी, लेकिन इससे पहले मैंने फ्रांस, जर्मनी और इटली को भी हेड किया था कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए। ठीक है। तो इस तरह फिर थ्रू आउट लंदन में मेरा वक्त था, उसमें जहन में ख्याल आता था कि वापस पाकिस्तान कब जाना है। तो फिर यही फैसला किया कि बेहतर है कि आप अपनी प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर वापस आएँ रादर देन वेटिंग के रिटायरमेंट के बाद आएँ। तो ये एक एक्टिव डिसीजन लिया और एक सक्सेसफुल करियर को छोड़कर वापस आया अपनी फैमिली के साथ। और तो डेफिनेटली उस वक्त बहुत लोगों ने मशवरा भी दिया होगा ना आने का। सब लोगों ने दिया था, दोस्तों ने दिया था, और आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा अपने फैमिली वालों ने दिया था। वालिदैन ने पूछा कि जी क्यों वापस आना चाह रहे हो, और हम उनके लिए वापस आना चाह रहे थे और वो हमसे पूछ रहे थे आप क्यों आना चाह रहे हैं। तो लेकिन ये कि एक कंसिडर्ड डिसीजन था और मैं अपने फ़ैसले पे बिल्कुल मुतमईन हूँ और ख़ुश हूँ। और ये भी सोचता था कि जो कुछ बाहर प्रोफेशनल लाइफ में सीखा है उसको वापस आके अपने मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी मिले सर्व करने की, तो वो एक्सपीरियंस का यहाँ पे मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इदारे को उसका कुछ फ़ायदा हो। अच्छा, जब यहाँ पे आ गए तो बैंक ऑफ खैबर का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, और यहाँ पे आने के बाद और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचा होगा कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो इस तरफ कैसे स्टिक रहे? एक तो मैं आपको बताऊं कि यूरोप में जो मेरा वक्त गुजरा उसमें दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा देखता था कि उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे वो कंपनीज़ कितनी मजबूत होती हैं, कितनी दुनिया में फैलती हैं, सक्सेसफुल होती हैं। तो मेरे जहन में हमेशा ये एक बात थी कि जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बाहर के सक्सेसफुल इदारों की, वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दूसरी बैंक ऑफ खैबर क्यों, तो उसकी वजह एक ये है कि ये बैंक जो है ये 70% इसकी ओनरशिप जो है वो KP गवर्नमेंट की है। तो मुझे ये एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन है कि इसमें जो भी तब्दीली मैं लेकर आ सकता हूँ, जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकता हूँ, उसका प्रिंसिपल जो उसकी बेनिफिशरी हैं वो पाकिस्तान की आवाम है। 70% शेयर ओनरशिप जो है चूँकि पब्लिक की है। तो ये एक एडिशनल मेरे लिए मोटिवेशन थी बैंक ऑफ खैबर को ज्वाइन करने के लिए। तो सो दैट्स हाउ। अच्छा, क्या अनयूजुअल प्रैक्टिसेस आपने वहाँ पे देखी जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे? देखिए, जहाँ तक कॉर्पोरेट वर्क प्लेस की बात है, एक चीज़ जो
फ़र्क मुझे नज़र आती है कि मेरिटोक्रेसी और प्रोफेशनलिज्म जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुई है बाहर की बड़ी कंपनीज़ में, और पाकिस्तान में ये एक चीज़ है जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक लोगों की ज़्यादातर परसेप्शन ये है कि आपको जॉब्स जो हैं या प्रमोशंस जो हैं ये सिफारिशों पे मिलेंगी, रेफरेंसेस पे मिलेंगी। तो जिन अदारों में हमारे ये नहीं चलता, लेकिन लोग फिर भी यही समझते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरिटोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि कॉर्पोरेट कल्चर, हमारे बिजनेसेस जो हैं वो अभी तक ज़्यादातर ओन्ड हैं, इंडिविजुअल्स या फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर जब डेवलप होता है तो उससे एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस पैदा किया जा सकता है, जिसमें आप ज़्यादा कैपिटल रेज करते हैं और अपने एक बड़े स्केल की कंपनीज बनाते कल्चर हैं। होता क्या है? क्योंकि जिस जगह पे आपने ये जिक्र कर दिया कि एक बिजनेस ऑन कर रही है एक फैमिली पूरी, पाकिस्तान में तो जिस भी बिजनेस को मैं देखूं वो तकरीबन एक फैमिली के पास है। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर में क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं या किस तरीके से ये परफॉर्म होता है? सो देखिए, बेसिकली अभी भी दुनिया की जो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज हैं उनमें से अक्सर का आगाज़ जो था वो किसी फैमिली ओनरशिप से ही हुआ था। तो उनकी ट्रांजिशन जो होती है फ्रॉम ए पर्सनल और अ फैमिली ओन्ड बिजनेस टू ए कॉर्पोरेट, उसमें आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म पैदा करते हैं कि वो अदारा जो है वो मुसलसल चलता रहता है। उसमें आप उसकी गवर्नेंस के लिए, उसकी सक्सेशन के लिए, उसमें मैनेजमेंट की क्राइटेरिया और हायरिंग क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के ऐसे क्राइटेरिया बनाते हैं और ऐसे सिस्टम पैदा करते हैं कि वो इदारे जो हैं वो ओनर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी कामयाब तरीके से चलते रहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो इसमें डेफिनेटली कुछ लोग एक प्रॉपर बोर्ड बनाने की जो है वो ज़रूरत होती है। जरा दें बैंकिंग सिस्टम की तरफ। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को जब हम देखते हैं तो कई लोग डरते भी हैं और कई लोग बड़ा सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ को। खैर, इस सवाल की तरफ मैं जाऊंगा। एक हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? साजिद है जी। वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन हजराब बोल रहा हूँ पत्तोकी से। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो आपको मौजूद मेहमानों को और टीवी की सारी टीम को बहुत सारा सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी है पूरे पाकिस्तान के लिए और पत्तोकी के खूबसूरत फूल आप सबके लिए, और जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और मैं इसे देख रहा हूँ पत्तोकी में, और माशियत की बात हो रही है, मुल्क की बेहतरी की बात हो रही है, और मुल्क के में जो मसाइल हैं उन पे बात हो रही है। तो मैं भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ कि जो मुल्की माशियत है इस वक्त बहुत कमजोर है। सियासी मुखालफिन जो है ना, सियासी वस्तगी वाले अफराद जो है ना, अपने अपनी सियासी जमातों और अपने अपने लड़ाइयों में पाकिस्तान की माशियत को कमजोर कर रहे हैं, जब अब तक उनको चाहिए कि पाकिस्तान की माशियत में वो अपना रोल अदा करें। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कदर में कमी आ रही है, और जो डॉलर है वो तगड़े का तगड़ा ही खड़ा है, उस पर भी इतना अच्छा काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मुद्रा तब्दील तो की है, लेकिन जो है ना कोई भी हुकूमत आई, चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो या कोई पीडीएम की हुकूमतें हो, कोई भी जो हुकूमत है ना, मेरे ख्याल में तो वो जो पाकिस्तानी मैशियत बिल्कुल नहीं कर पा रही। महंगाई जो है ना कम होने की बजाय जो है ना आसमानों को छू रही है, और जो गरीब तबका है वो मुफलसी और बड़ी अजीब डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। कराने ऐसे हैं कि जो अच्छा साजिद भाई, कुछ आप पूछना चाहेंगे? जी जी, कुछ आप पूछना चाहेंगे बैंकिंग सिस्टम से मेरा रिलेटेड, सवाल यह है कि मैशियत ठीक करने के जो दावे हैं मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदों के और मुख्तलिफ हुकूमतों के, कोई भी हुकूमत हो वो दावे के दावे ही है। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट गरीबों को रिलीफ देने का बड़ा कहती है, लेकिन रिलीफ कुछ नहीं मिल रहा, ना पंजाब गवर्नमेंट से मिल रहा है ना वफाकी गवर्नमेंट से मिल रहा है। क्या आने वाले वक्त में भी कोई इकोनॉमी को बेहतर होते देख रहे हैं आप लोग? ठीक हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर, कुछ आप इन्हीं के सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर मैं आऊँगा अपने सवाल की तरफ कि हमारी इकॉनमी के जो मसाइल आपको नज़र आए हैं बाहर बैठ के भी और पाकिस्तान में भी आके सिस्टम समझ के, वहाँ पर क्या क्या लैकनेस है? आई नो बहुत सारी हैं,
लेकिन फिर भी आपकी नज़र में जो बड़े गलत स्टेप्स हम लोग उठाते हुए आए हैं आज दिन तक, पिछली तारीख से? ये तो बहुत ही ब्रॉड किस्म का क्वेश्चन है। इसके ऊपर तो घंटों बात हो सकती है। लेकिन अगर हम इस वक्त देखेंगे पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और इस वक्त हमारी क्या मुश्किलात हैं, तो उसमें एक हमारा इमीडिएट इकोनॉमिक चैलेंज है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है, और वो ये है कि आपके पास आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ही हाई रहा है, और उसकी वजह से आप अपनी इंपोर्ट्स के लिए जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं वो एडिक्वेट नहीं है, आपकी फॉरेन डेट जो पेमेंट्स होती हैं वो होती हैं। तो इमीडिएट चैलेंज जो हमारा है वो ये है कि हम अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को स्टेबलाइज करें, अपने पाकिस्तान रुपी के ऊपर जो करेंसी रेट का प्रेशर है उसको रिलीफ करें। तो उसके लिए हमें एक तो हुकूमत ने इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल करने का स्टेप लिया है। ये एक शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर हो सकता है। आपको साथ साथ कुछ एडिशनल फॉरेन करेंसी फंड्स मुल्क में लाने की ज़रूरत है, चाहे वो आप IMF से लोन लेते हैं या फ्रेंडली कंट्री से डिपॉजिट्स लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। जब पहले आप शॉर्ट टर्म अपने प्रेशर्स को रिलीफ करते हैं, उसके बाद फिर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चीज़ों पे जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बड़ी चीज़ें करने को हैं, और मुझे भरपूर उम्मीद है कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारी इकॉनमी के लिए बहुत हैं, और इंशाल्लाह हम ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस से जब निकलेंगे तो दोबारा से एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ स्टेबिलिटी के साथ चलेंगे। कॉलर है हमारे साथ जी, याहिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं याहिया? अब पहले आपकी गेस्ट को सलाम हो। वालेकुम सलाम। मैं कहना चाहूंगा, देखिए बात ये कि बैंकिंग जो होती है वही आपकी एक सिस्टम चला रही थी, फाइनेंशियल सिस्टम सारा चला रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बैंकिंग अभी भी उस लेवल की नहीं हुई है, जबकि तरक्की उसमें हो रही है जो इंटरनेशनली ग्लोबली है। और हम जब ग्लोबल मईशत की बात करते हैं तो वी मस्ट नो कि हम हमें कंपेयर उसी वक्त कर सकते हैं जब ग्लोबल कॉल कट हो गया। अच्छा सर, मेरा जो बैंकिंग से रिलेटेड सवाल था वो ये था कि बहुत सारे लोग डरते हैं और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसका निज़ाम चल कैसे रहा है, और क्या क्या स्टेप्स जो है ना वो एक बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं, और बैंक आपका पैसा लेकर बिजनेस करता है और या आप उससे फ़ायदेमंद हैं, आप रखें बैंकिंग सिस्टम को, ये क्या सारा सिस्टम है, इसको अगर आप बताएं। देखें, पहली बात तो ये है कि बैंक्स जो हैं वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके बड़े कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स होते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया के अंदर बैंक्स जो हैं वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस इस बात से आना चाहिए कि स्टेट बैंक के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स होते हैं जो बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपकी रिस्क टेकिंग को लिमिट करते हैं। आप जो डिपॉजिटर्स का पैसा लेके उसे क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं इनसे कंट्रोल किया जाता है कि मुल्क में अनड्यू रिस्क टेकिंग ना हो बैंकिंग सेक्टर में, और बैंक्स कोलैप्स ना कर जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई बैंक जो है वो कोलैप्स नहीं कर सकता, लेकिन एक लार्ज स्केल पे सिस्टेमिक कोलैप्स जो है वो प्रिवेंट किया जाता है इस तरह से। और आप ये भी देख सकते हैं कि दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 और 2009 में, और उसमें बहुत ही ड्रास्टिक जो हैं वो चैलेंजेस फेस किए थे दुनिया के बड़े बैंक्स ने, यूरोप में, US में, और गवर्नमेंट ने बेल आउट किया था बड़े बैंक्स को। पाकिस्तान में उसके बरक्स जो है हमारी जो रेगुलेशन थी स्टेट बैंक की वो ऐसी थी कि यहाँ पे उस किस्म का कोई चैलेंज हमें नहीं आया। तो उस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के मुकाबले में हमारे लिए रिलेटिवली बहुत कम मुश्किलात आई थी उसमें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लोगों को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए आप जी बैंक्स के बारे में। आप बैंक्स के दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के, डिपॉजिट करने के लिए हों, तो आप एक से ज़्यादा बैंक के अंदर वो स्प्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप अपना रिस्क भी डाइवर्सिफाई करते हैं। और दूसरी बात यह कि स्टेट बैंक भी
एक लिमिट तक जो है ना वो गारंटी करते हैं कि स्टेट बैंक नहीं, मतलब बैंक्स के पास एक इंश्योरेंस होती है, तो डिपॉजिटर्स के पैसे, तो स्मॉल डिपॉजिटर्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं उस इंश्योरेंस के। ठीक है, अच्छा हमारे साथ याहिया हैं। जी याहिया, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली मुझे क्वेश्चन करना था सर से। जी जी आप करें, आपकी कॉल ड्रॉप हो करना है। देखिए आजकल जो बैंकिंग है वो इंटरनेट बैंकिंग है, ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं, ये एक तो बहुत ही ये तो बहुत सहूलत भी है, लेकिन मुझे पूछना ये कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, इसको सिक्योर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हैकिंग का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसको आप क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इससे नहीं वाकिफ हैं, तो इसको आम करने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हैकिंग बड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल अगर बिल्कुल मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर दिया तो मैं तो इनसिक्योर हो जाऊंगा। व्हाट यू आर डूइंग फॉर सिक्योर दिस सिस्टम? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। इस सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत की जानिब से निकाह के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा लाजिम करार। हम इस सादत उज़्मा पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पंजाब। इन्हें क्या पता यादें क्या होती हैं। ध्यान किया करो बहू। पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें, ये समा फिर न आएगा, वक्त ये इसकी जगह यही है, गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर न आएगा। जितनी खुशी नई गाड़ी लेने में थी, उससे कई ज्यादा दुख उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने में हो रहा है। अब लाइनों में लगना बंद। हुकूमत पंजाब का हर काम होगा एक टैब पे और एक ही ऐप पे। अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर या ले पसंदीदा नंबर कभी भी और कहीं से भी। अब रहा नहीं स्लो पंजाब, डाउनलोड करो गो पंजाब। गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे टाइप करें GOPB और ऐप डाउनलोड करें। हुकूमत पंजाब। हमारे पास जो है, जितना है, बहुत है, हमें चाहिए हम उसी में खुश रहना सीखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। जवाब दे, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। फायजा को भूल जाऊंगा तो मैं जीना छोड़ दूँ। सिर्फ मोहब्बत करता है या शादी भी करना चाहता है? शादी का प्रपोजल वो ऑलरेडी भेज चुकी है, जिसे मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हूँ। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। देखिए ड्रामा सीरियल दिले बेनाम आज शब 9 बजे सिर्फ और लाइफ पर। जी
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग याहिया के सवाल की तरफ वापस आएंगे। उन्होंने बात की थी कि कैसे इसको ऑनलाइन बैंकिंग को ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है। इवन ये कि एटीएम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं कि आपने अपना कोड डाला, किसी ने देख लिया और फिर वो वहाँ जाके पैसे निकलवा लेते हैं। तो इन चीज़ों को आगे फ्यूचर में कैसे और ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है? देखें, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री की एवोल्यूशन हो रही है ट्रेडिशनल ब्रांच बैंकिंग से डिजिटल की तरफ, तो ये एक फ्रॉड्स जो है ना, बैंकिंग फ्रॉड्स ये नए नहीं हैं, ये हर ज़माने में चलते रहे हैं। जैसे बैंकिंग इवॉल्व होती है, फ्रॉड्स भी इवॉल्व होते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए। बैंक्स खुद जो हैं अपने कस्टमर्स को SMS के ज़रिए, अपनी डिजिटल ऐप के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए जो डिफरेंट किस्म के फ्रॉड्स आते हैं उसके बारे में बताते रहते हैं, उनको तलकीन करते हैं कि ऐसी चीज़ को अवॉइड करें। तो कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो कस्टमर्स की भी होती है, लेकिन बैंक्स अपनी तरफ से ये ज़रूर करते हैं। साथ साथ जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है और बैंक्स जो हैं काफ़ी इस पे ख़र्च करते हैं IT साइड पे अपने सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए। इसमें हम डिजिटल बैंकिंग जहाँ तक होती है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ चेक्स लगाते हैं कि भाई आपने अगर लॉगिन करना है बायोमेट्रिक, अब हम ज़्यादातर बायोमेट्रिक की तरफ जा रहे हैं। पहले सारा जो होता था वो कोड बेस्ड होता था। कोड जो है वो आपका कोई चुरा भी सकता है या आपने किसी को दे दिया हो एक दफ़ा, तो अब बायोमेट्रिक्स की तरफ ज़्यादा से तर जा रहे हैं, तो मल्टीपल चेक्स भी होते हैं। तो इंडस्ट्री की ज़ाहिरी बात है, भरपूर कोशिश है कि लोग जो हैं वो सिक्योर महसूस करें। हमारे लिए हमारे सिस्टम्स को सिक्योर करना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये जो है तमाम बैंक्स की उस पर फोकस रहता है, रहेगा। और तो सर, एज नाउ यू आर सर्विंग एज CEO बैंक ऑफ खैबर, तो बैंक ऑफ खैबर जब आपने ज्वाइन किया, क्या उसमें कुछ फ्लॉज थे और अब किन किन इश्यूज़ के ऊपर काम चल रहा है और क्या क्या आपकी पॉलिसीज़ पे फोकस है? जी, थैंक यू। सो बैंक ऑफ खैबर के बारे में सबसे पहले तो ये है कि ये बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ KP के अंदर ज़्यादा नेटवर्क है, तो हमारा 70% ब्रांच नेटवर्क जो है वो KP के अंदर है, बाकी जो है पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इस बैंक की जो मेन जो हमारा चैलेंज रहा है हिस्टोरिकली, वो ये है कि टेक्नोलॉजी साइड पे हम बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले में पीछे थे। तो एक बड़ी अपग्रेड हमने पिछले साल मुकम्मल की, जो है कि एक मॉडर्न कोर बैंकिंग सिस्टम जो है, जो कि बैंक्स का एक मेन ब्रेन होता है, जिससे कनेक्टेड बैंकिंग पूरे नेशन में आप कर सकते हैं, वो हमने पिछले साल इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद फिर हमने डिजिटल बैंकिंग में रिटेल बैंकिंग, कस्टमर्स को मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो बनाई और उसको फिर मॉडर्नाइज़ किया। तो तीसरी ये है कि हमारी जो ब्रांड है उसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम थी। अब हम ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी जो ब्रांचेस थी उसमें अगर आप जाते तो हमारी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो थी वो बड़े पुराने तर्ज की थी। उसके अंदर हम ब्रांचेस को भी अब मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। नई ब्रांचेस जो खोल रहे हैं वो बिल्कुल एक मॉडर्न लाइन के ऊपर एक हमने बनाया हुआ है यूनिफॉर्म स्टाइल, जिसके अंदर हमारी कन्वेंशनल ब्रांचेस और हमारी इस्लामिक ब्रांचेस दोनों का बिल्कुल यूनिफॉर्म फॉर्मेट है। आप में से किसी ब्रांच में जाते हैं तो एक ही जगह ये क्या सर आप लोगों के बैंक का सीन, अभी जो आपने नाम लिया इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल, ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं आप लोगों की, डिफरेंट सिस्टम्स हैं जी, ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है? बैंक ऑफ खैबर जो है वो पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री में इस लिहाज से यूनिक है कि हमारा तकरीबन 50% ब्रांच नेटवर्क जो है वो इस्लामिक बैंकिंग है और 50% जो है वो कन्वेंशनल है। तो जो भी पाकिस्तान में बैंक्स हैं जो कि दोनों इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग में काम करते हैं, उसमें हमारा इस्लामिक और कन्वेंशनल का जो बैलेंस है सबसे ज़्यादा है। लेकिन देर आर सम बैंक्स जो कि सिर्फ इस्लामिक साइड पे काम करते हैं और स्टेट बैंक की तरफ से भी गाइडलाइंस हैं बैंक्स को कि जी मिनिमम 30% ब्रांच नेटवर्क जो है वो तमाम बैंक्स का वो इस्लामिक होना चाहिए। तो हम उस
बेंचमार्क से ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं। अच्छा, नजम ने शुरू में एक बात की थी कि बहुत ज़्यादा लोग जब बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ अपने पैसे रखते हैं कि हमें मंथली इस पर कुछ आना शुरू हो जाए, तो लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि ये पता नहीं ये सही भी है पैसे या ये सही नहीं है। अगर उससे कोई फिर और बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है तो लोग ये बात करते हैं आगे से, मौलवी हजरात, कि अगर वो उससे कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नुकसान का तो आपको नहीं बताया जा रहा। तो लोग जो हैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनश्योर हैं कि हमें पैसे वहाँ पे रखने चाहिए और उनसे जो मुनाफा है वो लेना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या स्टांस है कि बैंक जो है वो उन पैसों को कैसे रखता है और उसके ऊपर जो मुनाफा मिल रहा है वो, जैसे आपने इस्लामिक बैंकिंग का भी जिक्र किया, तो वो उसके कितना करीब है? ठीक है, मेरे ख्याल में आपका सवाल जो है वो स्पेसिफिकली इस्लामिक बैंकिंग और शरिया प्रिंसिपल्स के बारे में है। तो उसमें मैं ये कह देता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में बड़ी इवॉल्व कर चुकी है और एक बड़े क्लियर गाइडलाइंस हैं स्टेट बैंक की इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, और तमाम बैंक्स जो हैं उनके पास जो इस्लामिक बैंकिंग में काम करते हैं उनका एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड होता है और तमाम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और जिस तरह आप काम करते हैं उसके वो प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं और कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होता है। तो मैं ये बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तान में अगर किसी इस्लामिक बैंकिंग में कोई डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो शरई असूलों के मुताबिक होता है। और बैंक ऑफ खैबर के बारे में मैं ये बिल्कुल भरपूर कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमारी शरिया कंप्लायंस माशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल तरीके से होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आगे आप लोगों का क्या फ्यूचर प्लानिंग है बैंक ऑफ खैबर की और आगे क्या विजन लेके चलना चाह रहा है बैंक ऑफ खैबर? सो बैंक ऑफ खैबर के बारे में मैं ये फ्यूचर विजन देख रहा हूँ कि ये एक मॉडर्न तर्ज का बैंक हो जो कि एक कंप्लीट रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉल्यूशंस, चाहे वो डिजिटल तरीके से हमारे जो कंज्यूमर्स डिपॉजिटर्स हैं उनको मिलें, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट या एसएमई कस्टमर्स को मिलें, तो उनको वो इस तरह मिले। और हमारा नेटवर्क जो है वो कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड हो और उसकी ब्रांड विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और जहाँ तक एक परसेप्शन है लोगों की कि ये एक सेफ़ बैंक है, एक सक्सेसफुल बैंक है, यहाँ पे आप एतमाद से अपने पैसे रखें। और जहाँ तक हमारी प्रॉफिट परफॉर्मेंस का है कि वो एक सस्टेनेबल तरीके से हो, उसमें अनड्यू रिस्क टेकिंग ना हो, ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, एक स्टेडी और सस्टेनेबल ग्रोथ मोमेंटम हो, एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने इंटरनेशनल काफ़ी सर्व किया और अब पाकिस्तान में, तो कैसे कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम और पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर से ब्रॉड है। पाकिस्तान के इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बड़ा रेलेवेंट है। एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक तनकीद की जाती है कि ये रिस्क टेकिंग जो है वो कम करते हैं, ज़्यादातर लेंडिंग गवर्नमेंट को करते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ख़रीदते हैं और लोगों को तो पैसा देते नहीं हैं। इसमें कुछ हद तक हकीकत है, लेकिन इसकी कुछ वजूहात भी हैं। वजूहात क्या हैं कि हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो लेंडर फ्रेंडली नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि दुनिया के जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उधर तकरीबन 100% के करीब जो परचेज़ होती है घरों की, अपार्टमेंट्स की, वो बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू होती है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, अब यूके की अगर एग्जांपल ले लें जहाँ पे मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, तो वहाँ पे जो बिज़नेस को लेंडिंग है उससे तकरीबन 3 गुना लेंडिंग इकोनॉमी में हाउसिंग के लिए है इंडिविजुअल्स को, और ये एक बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है। अब हाउसिंग की फाइनेंस जो है वहाँ पे बहुत लो कॉस्ट समझी जाती है। एक तो ये है कि बैंक्स को अगर कोई डिफ़ॉल्ट करे तो वो रीपोजेस करके प्रॉपर्टी को सेल करके अपना लॉस रिकवर करना बड़ा आसान हो जाता है। यही प्रिंसिपल जो है वो कॉर्पोरेट साइड पे भी है कि बैंक्स जो हैं लीगल रिकोर्स जो है अपने अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो रियलाइज़ करने के लिए बड़ा मजबूत होता है। तो पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं वो अगर डिफ़ॉल्ट करती हैं
हालांकि पाकिस्तान के अंदर बैंक्स कोलैटरल के बगैर लेंडिंग नहीं करते, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपके पास अपनी डिफ़ॉल्टेड लोन से वैल्यू में कहीं ज़्यादा कोलैटरल है, लेकिन आप 10 साल भी लीगल प्रोसेस में फंसे रहते हैं, कोलैटरल रियलाइज नहीं कर सकते। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जो आप दूसरे लोगों को लेंड करना चाहेंगे वो उनको उतनी एक्सेस टू फाइनेंस अवेलेबल नहीं होती। तो ये एक बुनियादी मसला है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो कर सकता है और अपनी इकोनॉमी में लैंडिंग कर सकता है अगर लीगल फ्रेमवर्क जो है सपोर्टिव हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल थे जो हम पूछना चाहते थे लेकिन ड्यू टू टाइम हम लोग पूछ नहीं सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक और गेस्ट और एक और टॉपिक मौजूद होगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। पंजाब हुकूमत के पहले 50 दिन में PITB के बनाए गए सैलाब फंड के पोर्टल में क्रेडिट कार्ड से 1 अरब से जायद की रकम जमा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस कम करके सिर्फ 1% कर दी गई और ताजिर बिरादरी पर कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म कर दी गई। तब्दीली का सफर हुआ है शुरू, अब होगी तरक्की हर सू। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था और दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के चक्कर ही आ गए। अब आपके चक्कर होंगे खत्म। हुकूमत पंजाब का हर काम होगा एक टैब पे और एक ही ऐप पे। अब मिले बर्थ, डेथ, डिवोर्स और मैरिज सर्टिफिकेट आसानी से। अब रहा नहीं स्लो पंजाब, डाउनलोड करें गो पंजाब। गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे टाइप करें GOPB और ऐप डाउनलोड करें। हुकूमत पंजाब। जी वैसे मकान आपने रखा बहुत दिल से है। डब्बा उठा लेना, देख के शीशा इसमें। चलो बेटा जल्दी जल्दी चलो। लाएं अम्मी मुझे पकड़ा दें। चलो ठीक है, चलो बेटा जल्दी करो। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ नीचे। अपना ही मकान समझे, जब दिल करे वापस आ जाए। जी जी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। बेटा जरा मेहमानों को अंदर बिठाओ। इन्हें क्या पता यादें क्या होती है। ये लो। नहीं अच्छा थोड़ा सा तो खा लो। अच्छा ये कील कहाँ लगा? ओहो कहीं भी लगा दे। दिखाओ मुझे, ध्यान किया करो बहू। भाभी कहाँ है? पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। चलो दादू को बाय बाय कर दो। खुदा हाफिज। ओके अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मी छोटी को स्कूल से ले लेंगी ना? चोट तो नहीं लगी? उठो उठो उठो, कुछ नहीं होता। उठो फिर से चलाओ। अरे मैं हूं ना। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल,
आज जी लो इन्हें ये समा फिर न आएगा। अरे बाबा जूते तो पहनने दो। जल्दी कर लेना, रास्ते का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लम्हों की डोर से आओ यादें बुने, देखना गम नहीं फिर यहाँ ठहर पाएगा। अभी बहुत काम है, बच्चों की शादियां हैं और हमने अपना मकान भी तो बनाना है। अरे तुम सब कर लोगी, अली है ना, हमारा मकान बना लेगा। वक्त ये गुजर जाएगा। कैच करो कैच करो। लम्हों की डोर से आओ यादें बुने, देखना गम नहीं फिर यहाँ ठहर पाएगा। यही तो चाहिए। वक्त ये इसकी जगह यही गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर न आएगा। हमारे पास जो है जितना है बहुत है, हमें चाहिए हम उसी में खुश रहना सीखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं जवाब दे, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। फायजा को भूल जाऊंगा तो मैं जीना छोड़ दूँ। सिर्फ मोहब्बत करता है या शादी भी करना चाहता है? शादी का प्रपोजल वो ऑलरेडी भेज चुका है, जिसे मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हूँ। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। देखिए ड्रामा सीरियल दिले बेनाम आज शब 9 बजे सिर्फ और लाइफ पर। Welcome back to the show. In this half we are going to talk about the beauty of Pakistan and Pakistani people. They are so caring and loving, and whoever visit Pakistan in recent days, they always talk about the hospitality of Pakistani people. And a few days back we shared a news about an international vlogger who came Pakistan and tasting different kind of foods and attending our weddings. Okay. And so attending हम लोगों our ने खबर शेयर की थी और खबर शेयर करने में हम लोगों ने बताया था कि एक यूएस बेस्ड व्लॉगर हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं और उसमें इस वक्त उनका पड़ाव है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पर उन्होंने देसी वेडिंग जो है वो भी एंजॉय की और उसके अलावा पाकिस्तानी फूड उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो हमने बोला कि उनसे रब्ता करते हैं और उनको लेकर आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे ताकि आप लोगों के साथ उनकी जो है मुलाकात करें। नजम ने जो भी कहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक जो कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली ट्रैवल व्लॉगिंग, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल व्लॉगिंग because many Pakistani are doing the same thing. So we have our very special, very lovely and very talented guest and we welcome him in our studio as well as in Pakistan. So ladies and gentlemen, please welcome. Let's go and talk with US based, he belongs to Minnesota,
we have very lovely Mr. Brent Timm. Hey, Assalamu thank you alaikum. so much for welcoming me. Thank you so much for coming. Welcome to Pakistan and welcome to our studio. Shukriya. Good morning. How are you? I'm feeling good, feeling great. It's been an amazing time here in Pakistan. So, for how long you have been in Pakistan? Today, I believe, is day 94 in Okay. Pakistan. Almost 100. We're almost there. Okay. So you are planning to stay 100 days in Pakistan? Over 100 days. Okay. So I originally was only going to stay 30 days because that's how long the visa is for U.S. citizens. Okay. And then I fell in love with the country, met great friends, met great people, and realized there were so many other places I wanted to explore. So I extended my visa once. I extended my visa twice. I might extend it again. I don't know. Lovely, lovely. But how over many 100 places? As you said, you are coming back again in 2023 as well with a bunch of people from US. That was a big secret. We were supposed to wait till the end of the interview to tell that. Yes, in probably June or July of 2023, going to come back with a big group of tourists. They can see the beauty of the Definitely. country. Because it's been so cool experience this for myself. So I want to share that with It's very hot weather in June and July. Perfect. By the way. I'm from Minnesota. Minnesota is very cold. So. Okay. Okay. So you like hot weather? Love Summers. it. Okay. Very hot. How many places have you visited in Well, let's Pakistan? see. My journey began in Lahore. Okay. And then I went to Islamabad. But then I went back to Lahore because I wanted to celebrate Pakistan's 75th Independence Day there. So have you celebrated in Lahore? Yes. Zinda Dilane Lahore. Have you heard this? I haven't heard that phrase. Zinda Dilane Lahore. The living nation Lahore is. So continue. That's a new one to me. Celebrated there, went to Islamabad, and then I went to Peshawar, then I went to Murree, and then I went to Kashmir, and then I recently just got back about a week ago from Gilgit-Baltistan, which was my favorite part of Pakistan. Wow. Such a beautiful land. What you like the most in Gilgit-Baltistan? Well, I think the fact that I got to go during fall, autumn, when the colors and the leaves were changing, that was, I've been lucky to be, have gone to some beautiful places all around the world. I do think northern Pakistan was probably the most beautiful I'd ever seen in my life. So what should I call you, Brent or Tim? Brent. Brent. Yes, please. Brent. Okay, so Brent, what was the moment that you decided to go to Pakistan, knowing that Pakistan image is portraying the terror country or unsafe country? So what was the moment you decided to go to Pakistan and tell the world the reality, the ground realities of Pakistan? Yeah, so you know, one of my goals when creating my channel and becoming a travel vlogger was to inspire people to travel, to break out of their comfort zones, and to see the world for what it really is, not necessarily how the media portrays it. So I had plans to go to Pakistan almost 3 years ago. Okay. But then a little thing called the pandemic happened, and that completely derailed my plans, unfortunately. So I had to spend the next 2 years essentially in North, South, and Central America until things were open on this side of the ocean. So I knew I wanted to go to Pakistan because I had seen other travel vloggers go here, and it looked like everyone was friendly and they were having these amazing experiences. And it looked so different than what the Western media had taught us. Growing up, you know, Pakistan was one of the countries that was designed to scare us. That, oh, it's a country full of terrorists. Like, oh, it's a country that's unsafe. And I believed in my heart that that wasn't true. And then for me to finally come here and show that it's been incredibly safe. I dare say it's safer than my hometown back in America. Wow, Islamabad especially, it's safer than most parts of America, I would say. I would also, you know, truly feel that the people here are some of the kindest in the world. You know, I've met amazing people in almost 50 countries now, and the hospitality, the humbleness, the kindness, and the generosity the Pakistani people have shown me, it's really been unprecedented. True. Okay. So you are a big foodie. We have seen your vlogs a lot. Big foodie. Big. Skinny body, but big foodie. Why? Why is that so? I think I've eaten too much oil and it doesn't agree with my stomach. I've had too much haleem. What are your favorite food in Pakistan? Ooh, do we have a couple hours? Please, go on. Let's start. Okay, for nashta, I really like halwa puri. Okay. I love chana, dal chana. I really love the chana and plus dal chana. Yes. Okay. All types of chana are amazing to me. I love biryani, spicy chicken biryani, beef biryani. I love chicken karai. I love mutton karai.
I like Kabuli pilau. I think that's how Kabuli pilau. they pronounce it here. Yes. Give me some naan, give me some roti, a lot of cheese paratha. And then being in Islamabad, you know, I've had the chance to eat a lot of good, you know, Western style foods. I recently did a Pakistani burger week on my vlog, so I ate a lot of burgers around here. I also found out that the people call Islamabadians burgers. Yeah. That was a funny thing to me. I'm more of a Pindi boy, I think, because I like raw Pindi. You're more like a Pindi boy. I like the Pindi food. Likewise. But I like. She belongs to Rawalpindi. Yeah. You're from Pindi? Yes. Oh, okay. Proud Pindi. And it's a twin city love, no? Yes. No, they get along very well. But I know the Pindi boys. They drive like the 70cc bikes, the Honda bikes or whatever. But I think my favorite food changes every day, every week. Beef nahari is at the top. Definitely. Beef nahari is at the top. Okay. Yes. Okay. With the bone marrow and with the beef. Not so much of the brain. I'm not a big fan of the brain. So we say in Pakistan, nalli nehari. Nalli nehari. Nalli nehari. Have you heard this term? Nalli nehari. Which you are calling bone marrow. It's bone marrow. It's nalli basically nehari. Nalli. In Urdu. In Peshawar, the pilau, the big bones that you would get the nalli from it. Okay. So before we moving on, I want to say, please talk about something about climate change that is affecting all over the globe, especially the third world countries, including Pakistan. And have you visited any of area that are flood affected? So I haven't visited any of the areas that were flood affected. So when I first got to Pakistan, it was in early August before the floods had occurred. Early on in the trip, I had plans and tickets to fly to Gilgit-Baltistan. And those flights were canceled due to weather, conditions. And then shortly after, the floods affected all of Pakistan. And so it was deemed that it was not safe to travel there. So many of the places I wanted to go, Sindh, Gilgit, Balochistan, yes, they were all closed due to the flooding. And so I didn't feel it was my time to go because I wanted to give the people time to heal, and also from a safety perspective. It just didn't seem like the best idea. So, yeah, I mean, I've seen climate change affect every single country I've been to. It's had devastating, catastrophic, and fatal effects here in Pakistan with the flooding. In my own home state of Minnesota, it's a state that used to be full of snow when I was growing up. There's a lot less snow now. You know, I've seen, I spent 100 days in Belize. I was trapped on an island during the start of the pandemic. And I saw firsthand this seaweed that was a product of climate change that just devoured the beaches and killed sea life and made the oceans uninhabitable to swim in. That's a direct result of pollution and climate change. So I've seen with my own eyes the devastating effects, and you know, as a plea to the audience and to governments and everyone in the world, you know, this is something we have to take seriously. I know, unfortunately, there's a lot of deniers and things like that, but I've seen it, you know, and I think just anyone who has spent time on this earth, you know, over the age of 10 years old, has seen things change. And Exactly. just the effects are heartbreaking. So collectively, we have to make an effort to work on climate change all across the globe. Moving back to the topic, so Brett, tell me, what was the most craziest and creative things you have done to save money to save money. Traveling? Yeah. Well, I'm a big budget traveler. Okay. So one of the things that my videos aim to do is show people how cheap travel can be and how to inspire them to spend less money when traveling. So I'm not a bougie traveler. I'm not a posh traveler. I don't stay in 5-star hotels or anything like that. When I got to Islamabad, I stayed in hostels. So I was staying in boys' hostels. I believe so. Well, I know there's boys and girls hostels. This was like an international travelers hostel. So I think the boys are on one floor and the girls are on another floor. Okay. So that was very, very inexpensive as far as hostel life goes. But for food, you know, and I do understand that I do come from a place of privilege in the United States where, based on the conversion value of the dollar to the rupee, it's very, very cheap for me to spend money here and for me to spend money as well. But I make it clear in all my videos that just because I'm saving money and it's cheap for me,
it's certainly not cheap for the people here in Pakistan, a country that's suffering significant inflation, economic turmoil. Agree. Okay, what idea make you a travel blogger? Well, it was a combination of things, really. It was, number one, always having a passion to travel. Two, wanting to travel long term. In the United States and North America, we don't have very much vacation time during the year. Maybe 1 to 2 weeks. And that's not enough time to see the world. During the winter. Including the winter, yeah. Yes. And so it's just not a lot of time to see the world. And so I wanted to do something where I could travel for as long as I wanted to. But ever since I was a child, I'd also wanted to entertain and educate and inspire people. And it was kind of a combination of bringing those things together. But before all that happened, being a travel vlogger, it was never my dream. My dream was to be successful in business. Like my family members. So back in the United States, I took the typical path. I went to school, high school, I went to university, I studied business. I worked in... Before coming to vlogging, you were in a sales career. Yes, I think so. Scientific sales, yeah. Scientific sales, okay, wonderful. We'll come back after the break and I'm going to ask you the same question, that how you generate the idea to go to travel the world, experience the different cultures, and how many cultures till now you have experienced. But now we're going to break. All right. छोटा सा break हमारे साथ. Break time. पंजाब हुकूमत के पहले 50 दिन में ग्रेजुएशन तक के तलबा की बुनियादी फीस हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी। ऑनलाइन तालीम के लिए इंसाफ अकेडमी का क़याम। टेफ्ता के तलबा के लिए 43 नई बसेस की फराहमी और सीरत अकेडमी को बहाल कर दिया गया। तब्दीली का सफर हुआ है शुरू, अब होगी तरक्की हर सू। इन्हें क्या पता यादें क्या होती हैं। ध्यान किया करो बहू। पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल। आज जी लो इन्हें, ये समा फिर न आएगा। वक्त ये इसकी जगह यही है, गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर न आएगा। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम उसके किरदार। हम बादशाह हैं, दिल के बादशाह। तेरी तो वाकफियत है उनसे, छोटा मोटा रोल दिलवा दे। तुम लोग मार क्यों नहीं देते मुझे? आपका बेटा भी अच्छा एक्टर है, लेकिन आहा नहीं मान रहा। आप तो जानते हैं कि वो बहुत जिद्दी है। पर्दा जो है फंदा बन जाता है मास्टर जी। मास्टर जी, अब मैं आपका स्टूडेंट नहीं, एक स्टार हूं। मास्टर माफी मांग मुझसे। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है, लेकिन एक बात याद रखना, ये स्टेज किसी के बाप की नहीं है। वहमो गुमान से परे की कहानियाँ देखिए ड्रामा सीरीज सोचा ना था में आज शब 10 बजे सिर्फ और लाइव पर।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आ चुके हैं फिटनेस सेगमेंट की तरफ और हमारे साथ मौजूद हैं वस्फ, और ये आज हमें बताएंगी कि क्या सीखना है हमने रोज़ की तरह। और चलते हैं हम वस्फ की तरफ। जी वस्फ। थैंक यू हलीमा नजम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फिटनेस सेगमेंट। आज हम एक किलर कॉम्बो वर्कआउट रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। कॉम्बो वर्कआउट के बारे में पिछले सेगमेंट्स में भी कई दफ़ा बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं दोबारा बता देती हूँ। कॉम्बो जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन से निकला है, कॉम्बिनेशन। इसमें हम दो डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो दो डिफरेंट मसल ग्रुप को टारगेट करती हैं उनको कंबाइन करते हैं और एक ही रैप मतलब एक ही गो में परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे मल्टीपल मसल ग्रुप एक ही गो में टारगेट हो रहे होते हैं। तो जो पिछले सेगमेंट में हमने कॉम्बो वर्कआउट रूटीन्स करवाई थी वो डिफरेंट फिटनेस डोमेन की सेपरेटली हमने उन्हें हिट किया था। जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर कॉम्बो वर्कआउट रूटीन थी तो उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ही दो एक्सरसाइजेस थी जिनको कंबाइन किया था। फॉर एग्जांपल एक बाइसेप कर्ल किया था और एक हमने शोल्डर प्रेस किया था, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का था। दूसरे में हमने करवाया था हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की हमने कॉम्बो वर्कआउट रूटीन करवाई थी जिसमें हिट की ही दो एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल इफ 2 स्क्वाट जंप्स हमने की थी तो 2 जंपिंग जैक्स किए थे। जो हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स थी उनको 2 एक्सरसाइजेस को एक साथ में कंबाइन किया था। पर जो आज हम वर्कआउट रूटीन करने वाले हैं इसमें हम 2 फिटनेस डोमेन्स जो 2 डिफरेंट फिटनेस डोमेन्स हैं उनको साथ में कंबाइन करेंगे। मतलब एक एक्सरसाइज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे एक एक्सरसाइज हमारी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी फैट बर्निंग फैट ब्लास्टिंग वर्कआउट। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो ये उसके लिए बहुत अमेजिंग टेक्निक है। और उससे भी पहले मैं बता दूं इससे एडवांस टेक्निक, अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल ये फॉलो नहीं करें क्योंकि इसमें बहुत रैपिड मूवमेंट्स हैं। अगर आपको कोई पेन है कोई इंजरी है तो भी ये वाली एक्सरसाइज आपने फॉलो नहीं करनी। और साथ के साथ ये आपके डिफरेंट मसल ग्रुप को टारगेट करिए तो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने आप को चैलेंज करना चाह रहे हो कि आपका फिटनेस लेवल आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हो, कितने पानी में हो, तो ये आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो कि अभी आपकी फिटनेस किस लेवल पर आप स्टैंड कर रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कॉम्बो दिस किलर कॉम्बो रूटीन। और उसके लिए सबसे पहले आपने वार्म अप करना नहीं भूलना। और जब आप इस किस्म का कोई एडवांस वर्कआउट करने वाले हो तो वार्म अप पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया करें। कम से कम 7 से 10 मिनट का वार्म अप करें जिसमें कम्प्लीटली आप अपनी बॉडी को अपना हार्ट रेट पूरा इंक्रीज, हार्ट रेट ऊपर लेके जाएं, बॉडी हीट अप हो जाए, आपके सारे मसल्स की मूवमेंट खुल जाए, आपकी डायनामिक स्ट्रेचेस प्रॉपर हों, हर एक एंगल जो आपके मसल और जॉइंट का है वो पूरे तरीके से खुल जाए, फिर आप इस तरह की कोई भी वर्कआउट है तो आप फॉलो करें। तो जी हमारे पास होंगे आज डंबल्स भी, तो हम जंप्स भी करने वाले हैं, डंबल्स भी यूज़ करने वाले हैं। वार्म अप आपने 10 मिनट का करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 5 एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशन है तो आपको करके दिखाऊंगी जो आप 30 सेकेंड्स के लिए वर्कआउट करेंगे, 20 सेकेंड का या 30 सेकेंड का आप आगे रेस्ट करेंगे एंड देन दोबारा आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड स्क्वाट जंप एंड कमिंग बैक विद द स्क्वाट वॉक। तो यू कैन गो लाइक दिस, स्क्वाट जंप एंड कमिंग बैक विद द स्क्वाट वॉक। और जब आप स्क्वाट वॉक करके आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक रहे। And then forward squat jump, coming back with a squat walk. Core engage, you are breathing all the time. Back straight, आपके knees, आपके toes से आगे नहीं जाने चाहिए। मैं last time एक दफ़ा दोबारा करके दिखा दूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वापस मैट के शुरू पर आपने आ जाना है। Forward squat jump, coming back with a squat walk. पहली एक्सरसाइज 30 सेकेंड्स के लिए रिपीट करें, followed by rest. Now next exercise. दूसरी एक्सरसाइज है हमारे पास बर्पीज। तो हम हाथों में ही बेशक डंबल्स ले लेंगे। बर्पी डाउन इनटू स्क्वाट, जंप बैक एंड फ्रॉम हियर 1, एक बेंट ओवर रो एंड देन दूसरा, गेट अप एंड जंप, देन डाउन इनटू स्क्वाट, जंप बैक, बिल्कुल परफेक्ट प्लैंक पोजीशन में, ना आपके हिप्स यूं हिंज हो रहे हो ना ही आपके जो हिप्स हैं बहुत ऊपर हो रहे हो, बिल्कुल प्लैंक पोजीशन में। 1 एंड 2। फ्लो में करके दिखाती हूँ आपको। ये आप परफॉर्म कर सकते हैं बर्पीज विद बेंट ओवर रोज। अभी 3 रेप्स की और आप मेरा सांस देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है 4 शोल्डर प्रेस करेंगे एंड देन 4 रॉक क्लाइंबर्स लाइक दिस। 1, 2, 3, 4 एंड देन डाउन into 4 climbers. 1, 2, 3, 4. Jump forward like this. 1, 2, 3, and 4. Down into rock climbers.
1, 2, 3 and 4. Perfect. 4 rock climbers and 4 shoulder press. Simultaneously आप अपने shoulder को भी hit कर रहे हो and then आप जो नीचे rock climbers कर रहे हो उसमें पूरी body को engage कर रहे हो. Next exercise है हमारी 4 squat jumps and 4 mountain climbers. Side से देखें. 1, 2, 3, 4. Down into mountain climbers. 1, 2, 3, 4. Then jump forward. 1, 2, 3 and 4. Down into mountain climbers. 1, 2, 3, 4. Very nice. अब नेक्स्ट हम करेंगे, उसमें हमें डंबल्स की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी बॉडी वेट के साथ ही रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे. तो आप प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे. हम 2 कमांडोज करेंगे और साथ में 2 प्लैंक जैक्स करेंगे. एल्बो प्लैंक into palm plank, then into elbow plank and palm plank, and then 2 jumping jacks. Sorry, plank jacks. 1, 2, 1 and 2, 1 and 2. So yeah, ये 5 combinations हैं जो आप perform कर सकते हैं. Time efficient, extremely, बहुत ज़्यादा effective है. For weight loss, for fat loss, muscle building के लिए vocation friendly workout है. आपके पास टाइम की कमी हो और आप एक अच्छा वर्कआउट करना चाह रहे हो, अपने आप को चैलेंज करना चाह रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट वर्कआउट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बस एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ. फ्रेंड ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया. अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत की जानिब से निकाह के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा लाजिम करार. हम इस सादत उज़्मा पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं. हुकूमत पंजाब. इन्हें क्या पता यादें क्या होती हैं. ध्यान किया करो बहू. पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी. बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का. बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो. आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं. जो मिले हैं ये पल ना मिलेंगे ये कल. आज जी लो इन्हें ये समा फिर न आएगा. वक्त ये इसकी जगह यही है. गुजर जाएगा. मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं. इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन. ये समा फिर न आएगा. उसकी आंखों में मेरे लिए बेगान की और अजनबियत क्यों है? क्यों वो मुझे पहचानने से इनकारी पर है? अब चाहे जल्द या देर से निदा को सब कुछ पता चल जाएगा. मुझे लेट नहीं, नफरत करेगी वो मुझसे. तुम निदा को सब कुछ सच सच बता दो. निदा को बताने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं. मुझे क्यों लगता है जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन आखिर क्या पूछना चाहती होंगी वो? जो नजर में है वो शराब है, सच में छुपा कोई ख्वाब है. देखिए ड्रामा सीरियल ये इश्क समझना आए आज शब 8 बजे सिर्फ और लाइफ पर.
Ji, welcome back to the show. Coming back to the topic, how many countries have you visited and which do you like the most? Somewhere over 40. Okay. I don't really count just because I'm more concerned with the experiences than the number. Okay. Which one do I like the most? Yes. I mean, I'll be arrested if I don't say Pakistan, right? It's really too hard to say what country I like the most. Every country has things, its own experience. Yes, things I like better than others. In some countries, the food is better, the hospitality is better, the weather is better. So yeah, there's no. I mean, Pakistan is up there as far as places that have changed my life and my perspective of the world, and excuse me, too much chai, and places that will stick with me for the rest of my life. I mean, Pakistan is at the top of the list. Really proud moment for all the Pakistani who are listening to this. Okay, so in Pakistan you have seen many cultures. Yes. It's a very culture diversity country. Which culture do you like the most? What things do you like the most? What suiting do you like the most? Well, you know, I've been exposed to so many different cultures, and I really like the fashion here in Pakistan. I've a couple shalwar kameezes now. Yes. I think y'all say kameezes. That's like the plural version. Shalwar kameez. I have seen you have different chappal now. Yes, the I Kaptan have two pairs of the Captain Chapel, the Imran Khan Captain Chapels. I got a blue pair and a brown pair. Okay. I also have the Balti hats, or the hat that they wear in Gilgit-Baltistan. Okay. The way the women dress here is incredible. So their outfits are so colorful, so many designs and patterns. And you know, the people in Peshawar, Pakar Ragli, I think is how they say How was it. your experience in Peshawar? The city of flowers, amazing. The city of flowers. Yes. There's a lot of history there. You know, it was very just. You know, Have you old. visited Namak Mandi? The market, the food market. Yes, I did. Yes, it took me a second to remember what that was. I did. Namak Mandi. Charsi Tikka. Charsi Tikka. I just released a video this week on my YouTube where I went to Peshawar and had what I think was the best bite of food I had here. It was mutton karai. It was So we have a regular Live caller, caller. Ehsan from Karachi. ठीक है. Assalamu alaikum, Ehsan. I guess Ehsan dropped the call. This is a caller. Yeah. Yes. Hello. No, he dropped. Oh, come back. Okay, so before going to break, I was asking a question. Why you left the sale career and joined traveling, and you have made a plan to let's go and conquer the different destinations? Sure. Three main reasons. Number one, I loved my life back in Minnesota. I loved my job, loved my career, loved everything. What was the about it. job? So I worked in scientific sales. So I would work with pharmaceutical companies, industrial companies, and sell a variety. So we'll continue your answer. Yes, we have the live caller. Welcome back. Hello. Assalamu alaikum. Hello, assalamualaikum, and good morning here in Pakistan. In this morning show, we welcome you in Pakistan. We are really feeling proud and very happy and pleasant to see your team in Pakistan. I would like to know about how did you find Pakistani foods and cultural diversities and traveling sites. You know, Pakistan is rich in both, and I would like to ask whether you came to know about Pakistani literature and culture. There are many prominent poets and, you know, writers who writes many important historical books and, you know, about culture and traditional foods. I would like to ask about your feelings in Pakistan and which food you like the most and which side during travel you like most, and about the people of Pakistan. Did you see any cultural activity in here, Pakistan? Thank you, sir. Welcome you. Shukriya. See you again in Pakistan. Thank you. Definitely. Thank you so much, Ehsan, for calling. So there's a caller, or regular caller from Karachi. So you are going to Karachi. I'll be there in about 5 days. So Ehsan, ये Karachi आ रहे हैं, ठीक है फिर? So he was asking about have you experienced or literature? Have you tried to read or poets and or writer as well? No, I have not. I actually went to, I met a guy, I did a food tour with Hamza the Bati. Yes. One of the famous food bloggers here. And one of his friends' fathers owned a bookstore and was like an award-winning poet. And so we went there and we explored the bookstore, but completely transparent, no, I have not read any Pakistani literature or books. But I know there's a lot of bookstores here.
And I think one thing that Hamza is trying to do that I would hopefully, if I can share a message, is to inspire the children to pick up books here. Yes, sure. I had the honor to speak in front of hundreds of kids at a school a few weeks ago. Okay. And my message to them was a message of, you know, stressing the importance of hard work, chasing your dreams, anti-bullying, to not be a bully, to not fall victim to bullying, but to also do everything to better yourself, to read, to study. Because to kind of play back on the question you asked me, I would not be where I am today. I would not be a successful vlogger, if I wasn't at first a successful student and if I wasn't a successful business person. So study plays a very important role. Important role. Yes. Okay. How do you afford to travel? Well, so fortunately, you know, I love budget travel, so I don't spend a lot of money on expensive meals. I eat a lot of street food. I don't need 5-star hotels. Still, you need a lot of money to travel in so many countries. You do, you do. So before I had quit my sales job, you know, I spent 3 years saving money. I had worked multiple jobs. My career was very good, but you know, for me, no amount of money was enough because I wanted to travel for as long as I could. So I worked very hard. I made sacrifices. I stopped buying nice clothes. I broke up with my girlfriend because you know, dating is expensive. She was too expensive. Dating's expensive. I just stopped spending money on things that didn't matter. I didn't need a new iPhone every year. I didn't need the newest shoes. I didn't need to spend money on skincare products or anything like that. You got a very you good don't skin. you don't need skincare products. You have a very Shukriya. nice That might be thanks to your makeup team as well. But I did just get a facial at Serena Hotel, and they took really good care of me. Okay. I was very, very happy with how it looked. So thank you. So in which country you experienced the worst experience, or not saying the worst one, not saying the worst one. You faced the difficulties in visa process, including all other things. Well, there was a situation in Thailand where I was scammed. By whom? By possibly a a criminal organization. We'll just say that. By that organization? By the criminal organization. It was a multi-tiered scam. First, a guy in the street who pretended to be a teacher scammed me, but he was also working with a tuk-tuk driver that scammed me, who was also working with a travel agency that tried to scam me, who was working with a monk that tried to scam me as well. And so there's a whole network. It was a whole network. It was incredibly complex, well organized, a true criminal organization. The credit goes to them. Yes, yeah, they did a great job. What was your first impression when you landed in Lahore? Well, it was at night, so I wasn't really sure what was going on. I was like, where am I? Who am I? I couldn't get a SIM card, and I tried to get an eSIM. That didn't work. But immediately, one of the security guards at Lahore Airport let me use his hotspot. I can't remember his name, otherwise I'd give him a shout out. And so I was immediately impressed because in the United States, people would be like, no, you're bothering me. I'm not giving you my hotspot. And so he was able to find a cab for me, which was great. And so, you know, driving through the city at like 10, 11 at night, it was hard to get a first impression. The taxi driver stopped at the pharmacy to get a prescription for himself, which took about 20 minutes. That would probably not happen in a lot of other countries. So I thought, where is he taking me? Because I wasn't sure, you know, my phone didn't work, I didn't have data, the GPS wasn't working. So that was my first impression. We as Pakistani lack in time management. A little bit. I have come to understand Pakistani time since I've been here. So, it's a blessing that you are traveling different countries. Definitely you are experiencing the most of cultures. So I'm going to ask you, but first of all, I pray that may you live long and live a healthy life. Inshallah. Inshallah, inshallah. But in any case, you're going to quit the traveling or what happened next, no one knows. But in any case, you got a chance to only visit one more country. What it would be and why? If I could only visit one more, well, I think, you know, at the top of my bucket list, New Zealand's always been up there, just for the beauty. So that's always been at the top of my list. I've really, really wanted to go there. You know, I've been fortunate enough to have gone to a lot of the bucket list countries that I want to go to.
And I mean this with the utmost respect. I really want to go to India. And it's same like Pakistan in culture. Yes. Cultural representation plus India has a very strong historical background, plus a cultural background as well. So you must go there. Yes. And I pray and hope that the relations between the countries get better, because I hope for Pakistanis to visit India, and I hope for the Indian people to visit Pakistan. We hope that too. Okay, if someone asks you about your perspective about Pakistan before visiting Pakistan and after visiting Pakistan, what would you say? Before, I would tell them that I believe it's misunderstood, because what the Western media has told me, it's not what I see in these vlogs. But most people in the United States, they don't watch vlogs. A lot of people are old and ignorant, and they would never even type in Pakistan to see or care about it. In America, any country that ends with an "an" is considered bad. That's just the way it is. Afghanistan, Iran, Pakistan. That's not my opinion. That's just the reality. Those countries are all used to scare us. Recently, the President of the United States said that Pakistan was one of the most dangerous countries in the world. Yes. That's not true, everybody. It's not true. Thank you so much for clarifying this. And those are dangerous, toxic statements, because those incite racism, those incite misconceptions, and it's just wrong. It's just false. What do you think? Why they are making this kind of statements when they know that Pakistan is a country of very loving and caring people? Well, one thing I've noticed throughout my time on Earth is that people make generalizations about a country based off their government and not the people. So whenever you think of a country, you generally think of how their government acts. So in the United States, if I tell someone I'm from the United States, they usually think Trump or Biden. That's the first thing that comes into their mind. Definitely. They don't think about a New Yorker, they don't think about someone living in Los Angeles, they don't think about a rancher, a cowboy in Texas. They think about the government. When you think about a country, when you say the word Russia, people think of Vladimir Putin. Yes. Please mention Korea. That was my next one. When you say Korea, people generally don't think of South Korea, which is one of my favorite countries. South Korea is. I've been to South Korea 3 times. When you say Korea, people don't think amazing food. They don't think Samsung. They think North Korea. They think Kim Jong, whatever leader is there now. I don't know. So you have done a couple of advertisements for TV and also modeling back in US. A few, yeah. So why you just drop them? Well, more than anything, my dream was to travel the world. My dreams were bigger than the United States. I love the United States. I don't know where I'll live. I don't have a home. Well, I stay with my father and my dog when I'm back home. But I don't see an end to this. There's never I'm going back home. I'm going to go live in the United States. I'm kind of considering citizenship in Dubai because there's no taxes. It's the United States. So how many members are there in your family? Well, unfortunately, my family has seen a lot of illness and deaths over the past couple of years, so the family is very small. So in my immediate family, it's just my dad, my brother, and my dog. Okay. And extended, just a handful of uncles, a few cousins. All my grandparents are gone. Okay. Recently, you attended a wedding in Pakistan. Yes. What was your experience? Ooh. Well, I was very fortunate. I attended a nikah and I attended a Haleema. Nikah and Walima. Yes. Okay. My first experience, we'll talk about the nikah first, is that when someone tells you a nikah is going to start at 6:30, it is not going to start at 6:30. It's going to start at 8:30. I showed up when they told me to, and I was the only guy there for about 2 hours. So it took a while for people to come. The music was amazing. The food is incredible. Everyone had just the biggest smile on their face. Very colorful. The decorations, the flowers. A tremendous amount of happiness, and that was really cool how they threw the flowers and everything, and yeah, it was very exciting. Just this tremendous feeling of happiness. So did you got a chance in any other countries to visit TV stations like Pakistan and have interaction with students as well as in a TV channel with the audience and with the hosts?
No, I haven't. I've been featured on some TV stations just through my videos, but I've never, had an opportunity to sit down on live television. So I'm very honored to be here and very thankful that the people of Pakistan have enjoyed my videos and, deem me a good guest. So that means the world to me. Okay, so what you are planning in future? How many places do you have to visit in Pakistan in coming days, and what you are doing? Well, the Pakistan trip is coming to an end sooner than later. I would like to stay more days here. More days, but the weather is getting colder, and whenever it gets cold, I have to move from a country. Okay. So in the next coming days, I'll probably be in Islamabad 2 or 3 more days. Okay. So where are you moving next? I'm going to Faisalabad. No. Faisalabad. From country. Pakistan. Yeah, country. So I will go to Dubai. Dubai. And then I kind of never make plans until like a few days before. But I think I'm going to Dubai. I know I'm going to Dubai. And then I'm going to Bangladesh, actually. Okay. For probably 2 weeks. And then I think it'll be time to come home to spend time with my family for the holiday Christmas season in the United States. But before that, I'll probably stop in Turkey, stop in Germany to see my brother, and then come home. Okay, in Pakistan, what are the places you are going to? Faisalabad, Multan, Karachi, maybe Hyderabad. Okay, what you are going to do in Faisalabad? I'm going to meet a friend. Okay. Owe him a favor, and so I think it's very important to be a man of your word. Wow. So had I not given him my word, I don't know if I would have gone to Faisalabad. Amazing. I know it's a textile. People call it the Manchester. Yeah. Yes. People call it Yes. Little Manchester. I've never been to Manchester, nor have I been to the UK, so I'm like, okay. But yeah, more than anything, you have to follow up with your word and the promises you make to people, and the people have been so kind and generous to me here, I have to return that to them. So I'll go to Faisalabad for a few days, Multan for 1 to 2 days, just because so many of my followers have messaged, you got to go to Multan. I'm like, okay. Multan is a city of very saints. Yeah, there's tombs and history there, right? Okay, so a little bit try to speak in Urdu, a little bit. What you learned here. आपका नाम क्या है? Wow, amazing. मेरा नाम नजम है. मेरा नाम Brent. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. TikTok. TikTok. Okay. How many words do you know in Urdu? More than 5, but less than 1,000. Okay. Recently, which word have you? My new favorite word is good goody. Good goody. Good goody. Okay. Tickling. Okay, so when you getting married? When? Everybody asks me this, or they ask if I'm already married. I have no idea. I don't have a partner. I don't have a girlfriend. Okay. Still, you planned somehow. Okay, let's go for a marriage like after 5 years or 6 years. Well, right now I'm married to the rupee. That's my number one obligation. Pakistanis are very much obsessed with the wedding. With the wedding. Yes. With the wedding culture, yeah. I said rupee. Okay. Yeah, married to the money. Rupee, yeah. Okay. Yeah, Rupee. married to the rupee right now. Married to the rupee. I'm not in a rush to get married. I've been very fortunate to meet some amazing women in my life. There's no one out there that's waiting for me or anything like that. When the time comes, it will come. But this lifestyle, it's very hard to date somebody like me. True. Even though I've stayed in Pakistan 90 days, normally I'm going to a new country every 2 weeks. I'm in a new city every 3 to 4 days. I'm constantly filming, and that's exhausting. Number one, not a lot of people can travel full time. It's just not realistic for 99% of the world. So I'd have to find someone that could adjust to that schedule. I would never do a long-term relationship. I don't believe in that. And marriage is, I know it's important to a lot of people, but to me it's just... Okay, so I have a question. Music. Yeah. What sort of music you like the most? And you have experienced a lot of music during your journey to the different countries. Some will take you to the rocking journey, someone heals you. So which is your favorite genre of music? My favorite genre of music would probably be hip-hop and rap. Okay. I've always loved hip-hop and rap. Next would be, I mean, you can classify music into so many subgenres, but I like indie rock, traditional bands, guitar, bass, drums, singers. But I really love international music. Do I sing? Not well. They made me sing. They made me sing on the Mishi Han show. The people in Pakistan only get one singing appearance from me. I think that's it.
I would say, you know, I really like global music. When I spoke to some kids at a school a few weeks ago, what really surprised me was so many of them told me they like K-pop. Korean pop music. So I thought it was really cool how Korean music was influencing the youth in Pakistan. I thought that was incredible. Especially that band BTS. BTS, yes, and Blackpink. Music has such a transcendent power to transform and to connect, just like food does. Food and music can bring people from all cultures together. But I've enjoyed the Pakistani music, the Punjabi music, the Urdu music. It's very interesting. Yes. There's a couple, Habibi, don't you miss me? I hear that one all the time. And then there's one that's like, Pakistan, Pakistan. I'm probably not remembering it right. But I usually hear most of my Pakistani music from TikTok. Because it suggests the top 100 songs in the country. So I'm always hearing those. Well, using those in my... It's time to go, Brent. Thank you so much for coming. It's time to go. I thought we had 2 more hours. We wish. Thank you so much for coming. And thank you for inviting me. We as a team wish you best of luck for your future traveling as well as for your future family time. Inshallah, yeah, family time necessary. So आप लोगों से लेंगे इजाजत. उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा. फीडबैक जरूर शेयर करें मुझे, हलीमा को, एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी अब आप लोगों से मंडे को. हैप्पी वीकेंड, एंजॉय द वीकेंड. अल्लाह हाफिज. मिसल! मिसल! अब तुम तो के सब तुम